हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वापस से बहुत बहुत स्वागत है। आप वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा बच्चों। चलिए आज का टॉपिक चालू करते हैं। हम विद्युत धारा वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। विद्युत धारा वाला चैप्टर ऑलमोस्ट 25% कंप्लीट हो चुका है, इससे ज़्यादा ही कंप्लीट हो चुका है। आज हम देख रहे हैं बच्चों सेलों का संयोजन। इससे पहले हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ लिया है। देखो, अगर मैं बात करूं संयोजन की तो हम संधारित्रों का संयोजन पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर इस वाले चैप्टर में हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे विद्युत सेलों का संयोजन। विद्युत सेल लास्ट वाला वीडियो देखा था ना आपने, ठीक? तो उसी से ही रिलेटेड है विद्युत सेलों का संयोजन, और वही श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं सेलों के संयोजन में पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, जो कि आज का अपना वीडियो का टॉपिक है। आज अपन श्रेणी क्रम संयोजन को ही डिस्कस करेंगे और इसके बाद में न्यूमेरिकल करेंगे उसका। ठीक है, टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन। इसको पूरा लिख लीजिएगा, विद्युत सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। इंग्लिश में अगर हम लिखें तो इसे कुछ ऐसा लिखेंगे बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। और कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। किस तरीके से इन्हें प्रदर्शित किया जाएगा वो देखते हैं बच्चों। देखो, कुछ ऐसा मानिए कि हमारे पास में दो विद्युत सेल हैं। एक का विद्युत वाहक बल E1 है और इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो स्मॉल r1 है। ये मान लिया, ये पहला सेल है। ठीक है, इसी तरीके से एक और सेल है E2 जिसका विद्युत वाहक बल है और उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है देवताओं? R2 है, ऐसा मान लो। ये सेल A से लेकर B के बीच में E1 वाला है और B से लेकर C के बीच में E2 वाला है। आप चाहें तो इसे किसी बाह्य लोड प्रतिरोध R से कनेक्ट कर दीजिए, नहीं तो ये ऊपर वाला भी बनाओगे ना, A से लेकर C तक वाला, इससे भी अपना काम चल जाएगा बच्चों, इससे भी अपना काम चल जाएगा। ठीक है, अब ये बात ध्यान में रखो, सेल है तो परिपथ में धारा जाएगी। हम मान के चल रहे हैं धारा ऐसी जा रही है U, ये धारा की दिशा है। तो अगर धारा की दिशा को प्रदर्शित किया जाता तो ये धारा की दिशा है बच्चों U, इस तरीके से। और पूरे परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन है, ये बात ध्यान में रखना। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान जाती है, अलग अलग नहीं होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान जाती है, इस चीज को सदैव ध्यान में रखिएगा। ये गौर करने लायक बिंदु है। हमें क्या करना है, अगर ये सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन है, दो सेल लगे हुए हैं, उनका आंतरिक प्रतिरोध हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है मुख्यतः। पहला, इन दोनों सेलों का अगर तुल्य विद्युत वाहक बल निकालते, मतलब इन दोनों को हटा दूं और सिर्फ एक ही सेल लगाऊं, तो उस सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो कि इन दोनों का काम पूरा हो जाए। ठीक, फिर उसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो कि इनका आंतरिक प्रतिरोध भी उसी में ही कंबाइन आ जाए। कहने का मतलब यह है कि इस पूरे को हटा करके अगर मेरे को कोई एक ही सेल लगाना होता तो उस एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता और उस एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता कि जो ये दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं वो अकेला सेल कर देता। ठीक है, ये दोनों मिलकर के क्या काम कर रहे हैं? ये दोनों मिलकर के I धारा बहा रहे हैं परिपथ में। ठीक है, तो इसकी जगह आप सिर्फ एक ही सेल लगाओ और उसका आंतरिक प्रतिरोध कुछ ऐसा लो, उसका विद्युत वाहक बल कुछ ऐसा लो कि इस विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध से भी परिपथ में कितनी धारा जानी चाहिए? I ही धारा जानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिलकर के I बहा रहे हैं। आप बोलोगे दोनों को हटाओ, मैंने एक ही सेल लगा लिया। ठीक है, यही तो काम होता है तुल्य विद्युत वाहक बल का ज्ञात करने का, यही तो तरीका है। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा बच्चों कि हम क्या करेंगे, एंड में इन दोनों को हटा करके एक बैटरी को बना देंगे। आपने प्रतिरोधों को भी तो यूज किया था ना, याद हो? ऐसा कोई सर्किट, ये प्रतिरोध मान लिया ऐसा,
और इस तरीके का सवाल मैंने शायद आपको सॉल्व भी कराया है। और गौर करो ये दोनों समांतर क्रम में है। हमने क्या किया था, इन दोनों को सॉल्व किया था और सॉल्व करने के बाद में इन दोनों की जगह एक ही प्रतिरोध लगा दिया था, किया था ना। यही तो हम यहां पर कर रहे हैं, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, पूरे को सॉल्व करने के बाद में एक ही बैटरी लगा देंगे, ठीक है। यही चीज कर रहे हैं बच्चों। देखिए समझिए काम किस तरीके से किया जाएगा। वो लास्ट वाला इक्वेशन याद है क्या आपको? लास्ट वाली इक्वेशन याद है क्या? लास्ट वाली इक्वेशन क्या थी? V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, याद है? ठीक है, ऐसा अपन ने लिखा ना, टर्मिनल वोल्टता, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, वहां पे अपन ने लिखा है इस चीज को। ठीक, तो मैं वापस से लिख देता हूं। चलिए समझिए क्या हमें लिखना है, थियरी समझिए पहले, उसके बाद में डेरिवेशन के ऊपर गौर करते हैं। तो हमने बोला कि माना, समझिए, माना दो सेल जिनका विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 तथा E2 है, आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 है, स्मॉल R1 व R2 है, को कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कौन से क्रम में जोड़ रहे हैं बच्चों? श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। अतः अब क्या होगा वो समझिए, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो क्या होगा? हमने कहा भैया पहले ए से लेके बी के मध्य विभवांतर देखा है ना, तो हमने लिखा VAB, समझिएगा VAB बराबर क्या होगा? इसके बीच में विभवांतर मतलब टर्मिनल वोल्टता, ए से लेकर बी के बीच में टर्मिनल वोल्टता, या सेल E1 के लिए टर्मिनल वोल्टता, वो क्या होगा? E माइनस आई आर का कॉन्सेप्ट होगा, है ना। E की जगह क्या? E1, धारा आ जा रही है I, आंतरिक प्रतिरोध है R1। हो गया क्या? सिंपल था। चलो आगे देखो, B से लेकर C के बीच में देखो बच्चों, दिखाई दे रहा है B और C। इसके बीच में क्या होगा? E माइनस आई आर लिखो, E माइनस आई आर। कौन सा सेल है? E2 विद्युत वाहक बल का, आंतरिक प्रतिरोध R2, धारा भी आई ही जा रही थी। ठीक, इसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 1 और इसे कह दिया समीकरण नंबर 2। और अगर मेरे को A से लेके C के बीच में देखना होता क्या? टर्मिनल वोल्टता। ठीक, तो हम बोलेंगे इसी प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन हेतु, अब देखो ये बहुत सिंपल सी चीज है। श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या करते थे? वोल्टताओं का योग करते थे। तुल्य वोल्टता V बराबर V1 प्लस V2, यही लिखते थे ना देवताओं। समांतर क्रम में धारा पे जाते थे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। श्रेणी क्रम में वोल्टा पे जाते थे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, जितने भी जुड़े हुए हों। ठीक, ऐसा का ऐसा अगर ये श्रेणी क्रम है तो हम बोलेंगे अगर मेरे को तुल्य वोल्टता देखनी होती किसके बीच में? A और C के बीच में, तो हम क्या करते? A और B के बीच की वोल्टता को जोड़ते, किसके साथ में? B और C की वोल्टता के साथ। ठीक है, तो हमने लिखा ये AB के मध्य विभवांतर प्लस BC के मध्य विभवांतर के क्या होना चाहिए? योग के तुल्य होना चाहिए। समीकरण 1 और 2 से उठा करके पटको मान, यहां पर क्या होगा? ये होगा E1 माइनस आई R1 और ये होगा E2 माइनस आई R2 बराबर क्या देवताओं? VAC। थोड़ा तरीके से लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं E1 प्लस E2, बताओ भाई लिख सकता हूं क्या? और ये माइनस वाले पदों को एक साथ लिख दो, IR1 और माइनस का IR2। हो गया काम। अब देखो माइनस के I को क्या लिया जा सकता है? कॉमन लिया जा सकता है। ले लें तो माइनस का I कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? R1 प्लस R2। काम खत्म। AC के बीच में काम हो गया क्या? ये समीकरण नंबर 3 है। A और C के बीच में जितना भी टर्मिनल वोल्टता था वो हमने एक ही समीकरण में बांध दिया।
अब हम क्या कर रहे हैं, ए और सी के बीच में ये दोनों सेल तो हटाएंगे, इनकी जगह एक अन्य सेल लगाएंगे जिसका विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट और आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट। तो हमने क्या लिखना है, यदि इन दोनों सेलों के स्थान पर एक तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट तथा आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट वाला सेल जोड़ दिया जाए। ठीक है, या तो ऐसा लिखो या फिर इन दोनों सेलों को इक्विवेलेंट एवं R इक्विवेलेंट वाले सेल से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, ऐसा लिख दो, जोड़ दिया जाए तो क्या होगा रे देवताओं। इसकी जगह हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं, समझो ये सेल कैसे हैं, ऐसे हैं, ये A ये B और यहां पर है E1 और यहां पर है R1, धारा जा रही है I। फिर B और C के बीच में एक सेल और ये आंतरिक प्रतिरोध, ये था E2 ये था R2, धारा अभी भी कितनी जा रही है, I ही जा रही है, और ये C। इस पूरे के स्थान पर आपको क्या लगाना है, सिर्फ एक ही सेल लगाना है, ऐसा A और C के बीच में। उससे क्या हो, उसका विद्युत वाहक बल तो E इक्विवेलेंट और यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट, बहने वाली धारा अभी भी उतनी ही होनी चाहिए, पहले भी I थी अभी भी I ही जानी चाहिए। इससे हम बोलेंगे कि जितना टर्मिनल वोल्टता A और C के बीच में पहले था उतनी ही टर्मिनल वोल्टता A और C के बीच में बाद में भी है। ठीक, तो इस केस में निकालो टर्मिनल वोल्टता VAC निकालो रे देवताओं, क्या होगा E माइनस आई आर, यही तो लिखेंगे ना, E की जगह क्या E इक्विवेलेंट और R की जगह R इक्विवेलेंट इस वाले केस में। ठीक है, अब तुलना करो, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों ही बराबर हैं, ये पूरा भाग और ये पूरा भाग एक दूसरे के क्या है, बराबर है। अगर ऐसा है तो VAC यहां पर, VAC यहां पर, E इक्विवेलेंट यहां पर, E इक्विवेलेंट की जगह देखो, माइनस का I यहां पर, माइनस का I यहां पर, R इक्विवेलेंट की जगह देखो। पता चल रहा है क्या, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध और तुल्य विद्युत वाहक बल पता चला। ठीक, तो हमने क्या कहा, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, तुलना कर दी भैया, तुलना करने पर क्या मिलेगा, देखो तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट बराबर कितना, E1 प्लस E2, और ऐसे ही आंतरिक प्रतिरोध मिला तुल्य कितना, R1 प्लस R2। ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखें, ये तो अभी दो ही सेल हैं जिन्हें कौन से क्रम में जोड़ा गया है, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अगर बहुत सारे सेलों को जोड़ देते तो क्या होता, तो हम बोलते तुल्य विद्युत वाहक बल इसी क्रम में चलता, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डॉट डॉट डॉट, जितने भी आप लगाओ। ठीक है, R इक्विवेलेंट क्या होता, R1 प्लस R2 प्लस R3, उसी तरीके चलता। गौर कीजिए, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये जो आंतरिक प्रतिरोध है ना, श्रेणी क्रम में जैसे प्रतिरोध जुड़ते हैं ना वैसे तो जुड़ रहे हैं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को तो ऐसे जोड़ते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे जोड़ते हो, तो ये तो श्रेणी क्रम संयोजन में चलेगा। आंतरिक प्रतिरोध जो है वो जिस क्रम में जोड़ते हो उसी क्रम में कन्वर्ट हो जाते हैं। श्रेणी क्रम में तो श्रेणी क्रम की तरह काम करेंगे, अगर ये समांतर क्रम में लगे हुए होते तो समांतर क्रम की तरह काम करते। मेन इंपॉर्टेंट भाग जो है ना वो E इक्विवेलेंट है, ये बेचारा चेंज हो जाता है। अभी तो आपको दिखाई दे रहा है ऐसा, समांतर क्रम देखोगे ना नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा सर ये तो अलग ही आ रहा है। चलो ये क्लियर हुआ। अब इसमें थोड़ा सा भाग बाकी है, हमें धारा भी निकालनी है, धारा भी निकालेंगे क्योंकि एग्जाम में धारा भी पूछता है, न्यूमेरिकल में पूछता है। ठीक है, डेरिवेशन तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है बच्चों, डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, बुक में देखोगे तो डेरिवेशन यहीं तक है। अपन इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाएंगे। आपका वैसे डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, अब जो आगे की ओर करेंगे वो सारा का सारा एक्स्ट्रा पार्ट होगा। ठीक, चलिए उतारो इस चीज को।
ये डेरिवेशन कंप्लीट है, वापस से सुन लीजिए, डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, 2 सेलों के लिए हमारे कोर्स में दे रखा है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे, हमारा नॉलेज थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। उतार लिया, इतना हो गया। चलिए अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अब देखो आगे की ओर काम करते हैं अपन। इसको हटा रहा हूं ना। अब अगर हमें बोला जाए कि इस परिपथ में कितनी धारा बह रही है, तो विद्युत धारा का एक मान हमेशा ध्यान में रखो, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। इस चीज को सदैव ध्यान में रखिएगा। विद्युत धारा के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। एक तो ये, दूसरा जो हम काम करने वाले हैं वो है n सेलों के लिए, कि अगर n सेल जोड़ दिए जाएं तो तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, ये हम काम करेंगे। इवन धारा भी निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम देख रहे हैं परिपथ में प्रवाहित धारा। डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, वहां एंड लिख दो। अब एक्स्ट्रा पॉइंट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो तुल्य धारा, तुल्य धारा या फिर परिणामी धारा। तो धारा I का कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, क्या भाई, तुल्य विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, ठीक है। अगर इस चीज से हम आगे की ओर चलते हैं तो हमें यह पता चलेगा बच्चों कि धारा I बराबर होगा तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्वलेंट बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध में देखो 2 भाग हैं, एक बाह्य प्रतिरोध, दूसरा आंतरिक प्रतिरोध। तो हमने बोला श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है ना, तो हमने बोला बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध तो R इक्वलेंट ही था, आंतरिक प्रतिरोध तो इतना ही था, ठीक है। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R ही था। चलिए E इक्वलेंट की जगह हमने कितना लिखा, E1 प्लस E2। इस केस में डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R तो ऐसा का ऐसा, और इसकी जगह R1 प्लस R2 लिख दो। क्या देवताओं, हो गया। बहने वाली धारा ऐसे निकालोगे, सबसे सिंपल तरीका है, सबसे सिंपल तरीका है। बैटरी का संयोजन देख लो किस तरीके से, डन हुआ। अब हम बोल रहे हैं कि सेलों का कौन सा, श्रेणी क्रम संयोजन, लेकिन n सेलों का। तो हमने लिखा n सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन हेतु, n, अब स्टार या इंपॉर्टेंट या कैसे भी लगा करके लिखते जाओ, n सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन हेतु। क्या होगा रे देवताओं श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, हमने लिखा तुल्य विद्युत वाहक बल उस केस में होगा, सभी को जोड़ दो, E1 प्लस E2 प्लस E3 और जितने भी जुड़ रहे हैं, ठीक है। और आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा तुल्य, वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn। डन हुआ। अब ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि सारे के सारे सेल एक जैसे हों, ठीक है। तो हमने बोला यदि सभी सेल एक समान हो, एक समान को अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे, फोटोकॉपी ही है ना। फोटोकॉपी भी ओरिजिनल नहीं होती, एक ओरिजिनल का दूसरा ओरिजिनल, ऐसा मान लो तुम, ठीक है। जुड़वा तो ऐसे ये तिड़वा कितने भी हो सकते हैं। यदि सभी सेल एक समान हो तो क्या होगा रे देवताओं, देखो E इक्वलेंट बराबर क्या होगा, सभी को जोड़ो, E प्लस E प्लस E प्लस E और जितने भी जुड़ रहे हैं, है ना। और अगर ऐसे जोड़ते हो तो आप फाइनली क्या लिखते हो, NE लिखते हो, नहीं लिखते हो, लिखते हैं ना। तो ये E इक्वलेंट का मान इतना, डन। चलो R इक्वलेंट देखिए, R इक्वलेंट कितना आएगा, तो वो आएगा R प्लस R डॉट 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 क्या बच्चों, R, और ये कितना आएगा, NR आएगा, ऐसा ही आएगा। चलिए ये R इक्वलेंट आ गया। अगर धारा निकालनी होती तो धारा बराबर क्या होता है, E इक्वलेंट डिवाइडेड बाय बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, यही है ना, बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। देखो E इक्वलेंट का मान कितना है, NE, और कैपिटल R की जगह कैपिटल RE, वो सॉल्व हो जाएगा अगर ज़्यादा भी दिए हुए हो तो। R इक्वलेंट की जगह क्या, NR लिख दो क्या रे, इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ये तरीका है जिससे हम धारा कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ ये।
इस चीज को जल्दी से उतारो, न्यूमेरिकल अभी बाकी है। और जो न्यूमेरिकल हम करेंगे वो बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, सीबीएसई की एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपका एक पैटर्न सेट हो जाएगा कि हाँ भाई इस लेवल तक का आ सकता है। उससे हायर लेवल का भी हम करेंगे, लेकिन अभी बेसिक तो समझे। ठीक है, उतारो इस चीज को, जल्दी से उतार लीजिए। बच्चों आपको सामने सवाल दिखाई दे रहा होगा। ये सवाल मैंने इंग्लिश में ही लिखा है ताकि इसकी लैंग्वेज चेंज नहीं हो, मतलब हिंदी में लिखते टाइम मैं कहीं इसकी लैंग्वेज को चेंज नहीं कर दूं, इसलिए मैंने इसे इंग्लिश में ही लिख लिया है। चलिए, लेकिन मैं पूरा इसे समझाऊंगा इस तरीके से कि आपको ये लगेगा कि हिंदी का ही सवाल है, और एक तरीके से आपके प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसमें। देखिए, 3 आइडेंटिकल सेल्स, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, और कितने सेल हैं? 3 हैं। तो 3 एक जैसे सेल हैं, एक समान सेल हैं। ईच ऑफ EMF 4 वोल्ट। EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उनका विद्युत वाहक बल कितना है? 4 वोल्ट है। तो 3 सेल हैं और तीनों का विद्युत वाहक बल, हर एक का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है। और इंटरनल रेजिस्टेंस R, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आंतरिक प्रतिरोध, उनका कितना है? R है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, जो किसमें कनेक्ट है? सीरीज में, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। टू अ 6 ओम रजिस्टर, वो किससे? एक 6 ओम के प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले डायग्राम देखो, 3 सेल बना लो जल्दी से। ये पहला, फिर ये दूसरा, और फिर ये तीसरा। ऐसा 3 सेल है, और सभी का, इसका मैं EMF E1 लिख देता हूं, इसका मैं E2 लिख देता हूं, और इसका मैंने E3 लिख लिया है। फिर इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 लिख लेते हैं, इसका R2, और इसका क्या लिख लेते हैं? R3 लिख लेते हैं। एक सिंपल सिनेरियो है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। और ये पूरा का पूरा क्रम एक 6 ओम के प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में भी जुड़ा हुआ है, ऐसा है ना। ये 6 ओम का प्रतिरोध, 6 ओम, ये कैपिटल R हो गया क्या? बाह्य। क्लियर हुआ? ये डन हुआ। चलिए, अब क्या बोल रहे हैं? इफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, जो करंट मतलब जो विद्युत धारा सर्किट में फ्लो हो रही है, इज 1.5 एम्पियर, वो कितनी है? 1.5 एम्पियर है। ये लो, धारा बहा दो, 1.5 एम्पियर की धारा बहा दो। और सवाल में हमें क्या पता है भैया? E1 बराबर E2 बराबर E3 है, आइडेंटिकल है ना, इसलिए मान समान होगा। और ये कितने वोल्ट का? 4 वोल्ट का। और आंतरिक प्रतिरोध भी उनके क्या होंगे? समान ही होंगे। आइडेंटिकल में आंतरिक प्रतिरोध भी समान होता है, और वो R है, हमें दिया हुआ नहीं है। धारा कितनी बह रही है परिपथ में? I = 1.5 एम्पियर, और कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध है 6 ओम का। ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट, बताओ, कैलकुलेट करो। इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध पूछ लिया। दूसरा, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल्स, मतलब हर एक सेल के सिरों के बीच टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करो। इसकी टर्मिनल वोल्टता, इसकी टर्मिनल वोल्टता, इसकी टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, ज्ञात क्या करनी है? एक की निकाल लेंगे, सभी की समान होगी। क्यों? क्योंकि कैसे हैं? आइडेंटिकल है, एक समान है, तो सभी की समान ही होगी। ध्यान रखिए। तो सबसे पहला पार्ट समझ लीजिए बच्चों। सबसे पहले हम काम करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का तरीका देखिए। हमने कॉन्सेप्ट उठाया भैया कि तुल्य विद्युत वाहक बल है कितना? E इक्विवेलेंट। इस सर्किट का E इक्विवेलेंट कितना है? आंसर है, श्रेणी क्रम संयोजन था, E1 प्लस E2 प्लस E3 होना चाहिए, यही होना चाहिए। देखो भाई, E1 का ये तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना रे? 12 वोल्ट आ गया क्या? बहुत सिंपल है। ठीक, ये E इक्विवेलेंट हो गया। ऐसे ही अगर मेरे को R इक्विवेलेंट निकालना होता तो क्या होता? R प्लस R प्लस R, R1 प्लस R2 प्लस R3 करता, तीनों बराबर है, तो ये कितना आता देवताओं? 3R। ठीक, अब देखो धारा, अब अपन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। I इज इक्वल्स टू होता है बच्चों E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट। बताओ यही होता है क्या? चलो मान रखते हैं। E इक्विवेलेंट का मान कितना रे? 12। फिर नीचे देखो, कैपिटल R की जगह कितना लिखूं? 6 लिख देता हूं। R इक्विवेलेंट की जगह 3R लिख दूं क्या? और I का मान कितना है? 1.5। डन। चलिए देखो, ऊपर 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 3 लिख सकते हैं क्या?
सॉल्व करने देखते ही पता चल रहा है ना। यहाँ पे देखो 6 और 3 है, तो मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इधर आएगा और R इधर आएगा। बताओ आएगा नहीं आएगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ, 3 से 3 तो यहीं कैंसिल हो गया। चलो 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो, 1.5 गुणा होगा 2 + R से, और यहाँ पर 4 है, 3 हो गया क्या, ये 3 + 1.5 R बराबर कितना, 4। ये तो उठा करके इधर लेकर के जाओ, तो 1.5 R बराबर 4 - 3, इसका मतलब कितना हुआ रे, 1 हो जाएगा क्या। तो स्मॉल r का मान कितना हुआ, 1/1.5। 1.5 मतलब 1.5 हुआ क्या, 3/2 है ना। तो अपन ने लिखा 1/3/2, इसका मतलब 2/3 ओम आएगा क्या। प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कितना है देवताओं, 2/3 ओम है, नहीं तो फिर 1/1.5। मात्रक जरूर लगाइएगा ओम, ठीक है। या तो यहाँ छोड़ दो, यहाँ तक सॉल्व किया, यहाँ तक छोड़ दो, नहीं तो ये करके आओ, तो बहुत बढ़िया, उसको लग जाएगा कि मैथमेटिक्स आती है बच्चे को। डन हुआ। अगला तो बहुत सिंपल है, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल्स, ठीक है। तो बी देखिए, इधर कर दूं क्या, बी इस तरफ कर देता हूँ, बी देखो बी क्या आएगा, तो हमने लिखा V = E - IR, और अगर मैं पहले के लिए बात करता हूं तो V1 ऐसा ही होगा क्या, देखो भैया, और V1 V2 V3 सारे बराबर हैं, ये बात और ध्यान में रखना। E1 का मान कितना, 4 - I का मान कितना, 1.5, R का मान कितना, R का मान गुणा, लिख दूं क्या, ठीक, कट गया, कितना आएगा रे, 4 में से 1 घटाओ, कितना आएगा, 3 वोल्ट। V1 का मान अगर 3 वोल्ट है तो V2 का मान भी और V3 का मान भी कितना आएगा रे, 3 वोल्ट आएगा, नहीं आएगा, आएगा। इस तरीके से काम हो गया अपना। डन हुआ, ये समझ में आया। सवाल बहुत अच्छा है बच्चों, ये सवाल बहुत बढ़िया है। आगे अपन और सवाल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक बार के लिए इस चीज को उतार लीजिए, जल्दी से उतारें इसे, जल्दी से इसे उतारें। ओके, उम्मीद करता हूं ये उतार लिया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन देखिए, ये सवाल लेवल का है उससे थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी है। देखिए, 2 सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2, 2 सेल हैं जिनका EMF E1 और E2 है। सेल को गौर कीजिए डायग्राम में किस तरीके से प्रदर्शित हैं। हमने जितने भी सवाल किए हैं उनमें कुछ ऐसा किया था, कुछ इस तरीके के सेल थे, और यहाँ पे गौर कीजिए कुछ चेंजेस दिखाई दे रहा है क्या आपको। पॉलरिटी देखो, ध्रुवता देखो, पहले वाले की चेंज हो चुकी है, दूसरा वाला ऐसा ही लिख दिया, लेकिन ठीक है। इन अ सर्किट आर शोन इन गिवन फिगर, इस फिगर में शो किया गया है, हैव EMF ऑफ 5 वोल्ट एंड 9 वोल्ट। पहले वाले का EMF 5 वोल्ट है और दूसरे वाले का EMF कितना है, 9 वोल्ट है। तो E1 का मान 5 वोल्ट और E2 का मान 9 वोल्ट है, ध्यान में रखेंगे हम। फिर ये बात ध्यान में रखो, 9 वोल्ट वाला ज़्यादा है और 5 वोल्ट वाला कम है, तो जो प्रभावी धारा है वो 9 वोल्ट के कारण बहेगी। तो धारा की दिशा ऐसी है भैया, धारा की दिशा ऐसी है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक। इसमें एक चेंजेस और ध्यान में रखिएगा, धारा को अगर मैं I मान लेता हूँ, पूरी धारा को अगर हम क्या मान लेते हैं, I धारा मान लेते हैं, तो थोड़ा समझना बच्चों, हम सिर्फ इतना कहने की बात कर रहे हैं कि यदि ये पूरी धारा I है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में गौर कीजिए, ये वाला तो वैसा का वैसा चल रहा है, जैसे पॉजिटिव से निकाल के आ रहे थे ना, तो ये तो वैसा का वैसा चल रहा है। लेकिन इसमें से धारा कहाँ से निकल रही है, माइनस के टर्मिनल से निकल रही है। तो इसका EMF कैसा देखा जाना चाहिए, इसका EMF माइनस का देखा जाना चाहिए, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे धारा किससे निकल रही है, माइनस से निकल रही है। तो इसका जो विद्युत वाहक बल है वो E1 की जगह फॉर्मूला में हम क्या रखेंगे, माइनस का E1 रखेंगे, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग माने। तो तुल्य विद्युत वाहक बल, 2 सेल है श्रेणी क्रम में, होता है E1 + E2, लेकिन इस केस में चूंकि बैटरी चेंज हो गई है तो हम बोलेंगे जिसके माइनस से बाहर निकला है ना उसको माइनस का लिखोगे, तो आप लिखोगे इसको तो प्लस का E2 और इसको माइनस का E1, बस ये ध्यान में रख लीजिएगा, और सवाल में कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.3 एंड
1.5 ओम रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः होता है वैसे। 0.3 ओम का पहला मतलब इसका मान कितना है 0.3 ओम है, और दूसरे वाले का मान कितना है रे, R2 का मान कितना दे रखा है 1.2 ओम दे रखा है। फिर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट, आपको करंट कैलकुलेट करनी है। एंड करंट थ्रू रजिस्टर 3 ओम, 3 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट पास हो रहा है ये भी हमें कैलकुलेट करना है। तो समझिए, लेट सपोज करो ये करंट आई जा रही थी, तो यहाँ पर दो भागों में डिवाइड हो गई क्या, इसमें मान लेते हैं इसमें जो करंट गई वो I1 है, इसमें कितनी करंट गई है I1, तो इसमें कितनी चली जाएगी रे, I माइनस I1 जाएगी, क्या बच गई करंट किस में जाएगी, इसी में जाएगी। अगर ऐसा ना करो तो I2 लिख लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अपन निकाल लेंगे रे, चिंता ही मत करो, I2 लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए काम करना चालू करते हैं। सबसे पहले तो मेरे को क्या निकालना है बच्चों, धारा निकालना है। धारा निकालने के लिए मेरे को तुल्य विद्युत वाहक बल पता होना चाहिए, वो सिंपल सा था, मैंने बता दिया। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध पता होना चाहिए, R1 और R2 दिए हुए, कैलकुलेट हो गया। बाह्य प्रतिरोध सोल्व करना पड़ेगा, बाह्य प्रतिरोध सोल्व करना पड़ेगा, कैपिटल R की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे पहले 6 और 3 ओम किस में है, समांतर क्रम में है, और फिर 4.5 ओम का जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में लगेगा। तो सबसे पहले 6 और 3 ओम के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने लिखा 6 ओम व 3 ओम कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं और इस वाले पॉइंट को मैं x लिख दूं और इस वाले पॉइंट को मैं y लिख दूं, तो RXY लिख देते हैं, RXY श्रेणी क्रम में, अरे समांतर क्रम में क्या होता है, अरे देवताओं R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 होता है क्या दो के लिए, यही करते हैं ना। R1 R2 मतलब 6 गुणा 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा क्या रे, चलो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कितना आएगा रे 2 ओम आएगा। तो इन दोनों को सॉल्व किया, 2 ओम आया, और ये 4.5 यहाँ पर पहले से था। तो कैपिटल R कुल बाह्य प्रतिरोध, कुल बाह्य प्रतिरोध, देवताओं देखो कुल बाह्य प्रतिरोध कितना होगा, कैपिटल R। कैपिटल R बराबर 4.5 ओम में कितना जोड़ दें, RXY को जोड़ दे क्या, 4.5 प्लस RXY 2, तो ये हो गया 6.5 ओम, कितना 6.5 ओम बाह्य प्रतिरोध, पूरा का पूरा जोड़ लिया और हमने इसको मान लिया कैपिटल R, ठीक है। तो ये काम खत्म हो गया क्या। अब आपका अगर मैं परिपथ देखूं तो परिपथ कुछ ऐसा है, देखना समझना इस चीज को, कुछ ऐसा, और एक ही प्रतिरोध लगा दो जैसा हमें पता है, जैसा हमें पता है ये कैपिटल R होता है। इस पूरे को सॉल्व कर लिया, इसकी जगह कैपिटल R लिख लिया, कैपिटल R का मान 6.5 ओम लिख लिया, डन हुआ। फिर ये E1 लिख लिया, इसको E2 लिख लिया, इसको R1 लिख रहा हूँ, इसको R2 लिख रहा हूँ, धारा ऐसे बह रही है। बस इतना काम करो, अभी इतना काम करो, इतने से हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमने बोला देखो क्या होता है, धारा बराबर होता है तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्वलेंट डिवाइडेड बाय बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, है ना। तुल्य विद्युत वाहक बल इस केस में क्या है बच्चों, E2 प्लस का E1 माइनस का, तो हम लिखेंगे E2 माइनस E1, है ना, डिवाइडेड बाय R का मान तो हमें पता है, और R इक्वलेंट देखो R1 और R2 जुड़ जाएंगे क्या, ऐसा ही होगा। चलो E इक्वलेंट देखिए, E2 का मान कितना दे रखा था 9, और माइनस 5 E1 का मान रख रहा हूं मैं। फिर कैपिटल R का मान अपन ने निकाला 6.5 प्लस R1 का मान 0.3 और उसका 1.5, 0.3 प्लस 1.5, सॉरी 1.2 है, सॉरी बच्चों 1.2 और 0.3 1.5 मतलब 1.5 और 6.5 कितने हो गए, 7 और 1 8, 8 हो गया नीचे और ऊपर 4, तो 4 नीचे 8, ये आ गया 1/2 एम्पियर। धारा कितनी जा रही है पूरे परिपथ में, 1/2 एम्पियर। डन, कंप्लीट। चलिए ये खुशी की बात है, पहला सवाल सॉल्व हो चुका है, यहाँ पे पहला सवाल सॉल्व हो चुका है। दूसरा सवाल देखिए, करंट थ्रू रजिस्टर 3 ओम, 3 ओम के परिपथ से कितनी धारा जा रही है, आंसर है I1 जा रही है। ठीक, चलो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करते हैं।
ये दोनों समांतर क्रम में है क्या बच्चों? इसको हटा दो। ये दोनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। अगर ये दोनों समांतर क्रम के अंदर हैं तो मैं बोलूंगा दोनों पर विभवांतर समान होगा। इसका मतलब जितना विभवांतर 6 वोल्ट वाली पे होगा उतना का उतना विभवांतर जितना विभवांतर 6 ओम पर होगा उतना विभवांतर 3 ओम पर भी होगा। 6 ओम पे विभवांतर कितना? आंसर है I2 × 6। अरे IR लिखते हैं ना, I का मान तो पता नहीं लेकिन R तो पता ही था, बराबर IR। इसका देखो I1 × R कितना है? 3 है क्या? ये 3 दूनी इतना है क्या? तो I1 बराबर कितना? 2I2। डन हुआ। क्लियर? बहुत बढ़िया। इससे और क्या चाहिए था? इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलो कुल धारा देखो, ये I है कुल धारा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से देखता हूं कुल धारा I बराबर क्या होना चाहिए? दो धाराओं में बट रही है ना, I1 + I2 कर दूं क्या? I1 + I2। I1 का मान कितना है वो तो मेरे को निकालना ही है, तो मैं I1 की जगह तो I1 ही लिख रहा हूं, ठीक है। और I2 देखो, I2 बराबर कितना हो जाएगा? I2 बराबर होगा I1/2। I1 में किसका भाग लगाएं? 2 का, तो ये हो जाएगा I1/2। I1 + I1/2 कितना हो जाएगा रे? 1.5 हो जाएगा क्या? मतलब 3/2 लिख दूं। 3/2 I1 बराबर I। डन हुआ। चलिए तो I1 बराबर कितना हो जाएगा? 2/3 I का मान रख दो। 2/3 गुणा I का मान कितना है? 1/2। 2 से 2 की रामायण गई, 1/3 एम्पियर I1 में, ठीक है। 1/3 एम्पियर किस में जा रहा है? ये है इसमें 6 ओम वाले प्रतिरोध से बहने वाली धारा है। ये दूसरा सवाल आपका बी। डन। यहां से चालू कीजिएगा फिर ये सॉल्यूशन। अदरवाइज जो बच्चे ये नहीं करना चाहते उनके लिए दूसरा सॉल्यूशन भी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? डन हुआ। अब देखो ये हर जगह काम करे चाहे नहीं करे, लेकिन एक फैक्ट हमेशा काम करेगा, वो और देखिए, वो और देख लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना? देखो इसको मैं प्रतिरोध, इसको मैं R1 प्रतिरोध मान रहा हूं और इसको R2 प्रतिरोध मान रहा हूं, ठीक है। तो हमें ये हम पता होगा समांतर क्रम में बच्चों I1 R1 का मान बराबर होगा I2 R2 के। ये हमेशा क्लियर रखना बच्चों, विभवांतर समान है ना, तो ये हमेशा क्लियर रखना। ये कॉन्सेप्ट तो काम करना ही है, वो तो कर लोगे तो हो ही जाएगा, लेकिन इससे आपके मोस्टली सारे सवाल हो जाएंगे। ये डन हुआ इतना। चलिए अब इससे मैं सबसे पहले I2 को चेंज करूंगा। मेरे को निकालना क्या है भैया? I1 निकालना है, तो हम किसको चेंज करेंगे? I2 को। I2 कहां से निकलेगा? तो ये बात ध्यान में रखना, कुल धारा होती है I1 + I2। अरे समांतर क्रम में बटी तो जाती है, तो यहां से I2 का मान क्या आएगा? I - I1। मैं यही तो लिख रहा था पहले, I - I1 लिख दो, ठीक है। तो मैं इस I2 की जगह I - I1 लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? I1 R1 = I - I1। ये कॉन्सेप्ट जो फाइनल फॉर्मूला है ना उसको उतार लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सारे सवाल हो जाएंगे। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या होगा? I1 R1 = I R2 - I1 R2। डन हुआ। चलिए उठा करके पटकिए इसको इस तरफ, I1 वाले भाग को, तो ये क्या हो जाएगा? I1 R1 + I1 R2 बराबर I R2। यही है। चलिए सॉल्व करते हैं। I1 को कॉमन लिया, I1 को कॉमन लिया, क्या मिला? R1 + R2 = क्या? I R2। गौर कीजिए I1 का एक फॉर्मूला आपके लिए तैयार है, I × R2 / R1 + R2। ये फॉर्मूला हमेशा तैयार हो गया। I का मान कितना है? I का मान देखिए, I का मान अपन पहले ही निकाल चुके हैं, 1/2। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है? कुल धारा। और अब अगर आपको I1 निकालनी है तो प्रतिरोध कौन सा यूज करोगे? दूसरा वाला। दूसरा वाला प्रतिरोध बटे कुल प्रतिरोध जोड़ दो सीधे सीधे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। दूसरा वाला, अगर मेरे को I2 निकालनी होती तो मैं क्या करता? कुल धारा जो I है ना उसको गुणा करता किससे?
3 से, और फिर भाग लगा था किसका, 3 + 6 का। देखिए I का मान कितना, 1/2, फिर R2 का मान कितना, 6, R1 + R2 कितना, 9, यही तो है। चलिए इसको काटें, ये 3 बार जाएगा क्या, और ये 3 बार कितना है, अरे 1/3 एम्पियर, तो इससे भी आया ना। लेकिन ये फैक्टर, ये वाला फॉर्मूला है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर आप ये एग्जाम में ये डायरेक्ट भी लिख करके आते हैं ना, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भैया ये हाँ कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी 2 प्रतिरोध ऐसे समांतर क्रम में लगे हुए होते हैं और किसी एक में धारा निकालनी होती है, तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। लेट्स सपोज करो मेरे को I2 निकालना होता, तो I2 बराबर मैं क्या करता, IR1 करता, IR1 / R1 + R2, ये तो नीचे ऐसा का ऐसा रहता, उल्टा वाला दूसरा वाला प्रतिरोध यूज कर लो, ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। क्लियर हुआ? चलिए, तो उम्मीद करता हूं अब श्रेणी क्रम के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए। बैटरी वाला भी समझ में आ गया ना, इसमें बैटरी वाला केस नया था। तुल्य विद्युत वाहक बल इस बार क्या था, E2 - 1, कुल मिलाकर के बड़े में से छोटे को घटा दो अगर बैटरी उल्टी लगी हुई है तो, ठीक है। चलिए, तो डन है आज के लिए। श्रेणी क्रम संयोजन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन, और उसमें करेंगे सवाल, और 2 ऐसे सवाल जो आपकी बुक के भी पार्ट हो सकते हैं। वैसे मैं CBSE वाला पैटर्न एक तो देखूंगा, एक आपके बुक का क्वेश्चन भी लेंगे अपन, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, हैव अ गुड डे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना है, टेक केयर।